परशुराम कहते हैं इसका मतलब हमको केवल अपने माइंड को रिडीम करना है, बस यही काम है एनलाइटमेंट में। गुरुदत्त कहते हैं और क्या करना है, माइंड को अगर रिडीम नहीं करना है, डिसॉल्व नहीं करना है तो और क्या करना है। ये माइंड ही है जो एस्ट्रे चला जाता है, एस्ट्रे मतलब इधर उधर भटकता है, और ये माइंड ही है जो घर पहुंचता है। बल्कि गुरुदत्त कहते हैं ये जो भटकना है ये भी सही नहीं है। जहां कहीं पर भी माइंड किसी भी मूड में है, हर एक मूड में आपको पता चलना चाहिए हम माइंड नहीं है, माइंड के ऊपर सवार हैं। ये चीज तुम्हें हर एक मूड में पता चलना चाहिए। नमस्ते, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। इसमें गुरुदत्त त्रेय बात कर रहे हैं परशुराम से और उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है परशुराम ने, कौन है जो एनलाइटेंड होगा ही होगा, हु बिकम्स एनलाइटेंड। गुरुदत्त कहते हैं ढेर सारे लोग हैं धरती पर, लेकिन वो लोग पक्का एनलाइटेंड होंगे जिनके दिमाग में ये आइडिया आना शुरू हो गया है अपने दिमाग में। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बोलना चाहता हूँ इस मौके पर। मैं था सेकेंड ईयर एमबीबीएस में, और बचपन में जब मैं क्लास 7th तक था मैं बीएचएस में पढ़ता था, बॉयज़ हाई स्कूल में। हर साल किसी न किसी एक सब्जेक्ट में मैं फेल ही होता था। फिर पिताजी बहुत परेशान होकर के मुझे और मेरे छोटे भाई को लेकर गए मुंबई। वहाँ पर अचानक से अच्छे नंबर आ गए। वहाँ पर बोर्ड रिलेटिवली आसान था और शायद ज़्यादा फोकस भी कर पाए। मैंने ट्यूशन लेना शुरू किया, मेरे मौसा जी वहीं पढ़ाते थे, रेगुलर रोज़ जाते थे, और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हुआ क्योंकि मेरी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे थे जो मुझसे भी कमज़ोर थे। पता नहीं क्यों, लेकिन चीज़ें इम्प्रूव हुई। 8th 9th 10th, मैं 7th तक में मुझे याद है जब मैं पास हुआ था तो ग्रेस मार्क से पास हुआ था, लेकिन 8th में सब सब्जेक्ट में पास हो गया। 9th और 10th में तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मुझे लगा 80-90% तो पा ही जाऊँगा, लेकिन झटका लगा मुझे, 70% मिला, 72% मिला। फिर 11th में चले गए कॉलेज में, वहाँ पर कॉलेज होता था। उसमें भाई मुझे माफ़ करिएगा, मैं बहुत पढ़ लिख नहीं पाया क्योंकि पहली बार केवल बॉयज़ स्कूल से हट करके गए कोएड एजुकेशन में, जहाँ पर लड़कियाँ भी थीं। अब जब लड़कियाँ होती हैं तो फिर आदमी कैसे पढ़ाई करेगा यार। फिर 11th में फिर से झटका लगा, एक आध सब्जेक्ट में फेल हो गए। गर्ल्स को पढ़ना था हम लोग को। फिर 12th में पिताजी ने बहुत मार पीट करके कहा ध्यान देना है और पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं और एमबीबीएस ही करना है। तो 1 साल फिर प्रिपेयर किया हम लोग 12th करने के बाद। 12th में भी 70% के ऊपर आए। लेकिन मेन झटका मुझे तब लगा जब मैं एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में पहुंचा और मुझे 2 सब्जेक्ट्स में रेड लाइन लग गई। मैं इतना दुखी हो गया कि मैंने डिसाइड किया मुझे मरना है, अब दुनिया से बाहर निकलना है। कि फेल हो गए। फेल हो गए। इसके पहले कभी ऐसा नहीं होता था। फेल होते तो मान लेते थे फेल हो गए तो हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों जो एमबीबीएस सेकेंड ईयर का फेलियर था वो इतना दिल में चुभ गया कि मुझे नहीं जीना है। शायद ये एक स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। और तब मेरी मुलाकात हुई किससे? दरोगा। जरूरत तो अभी बहुत दूर है। अच्छा, तो मेरी मम्मी दरोगा। हम्म भगवान राम से मुलाकात हुई, अच्छा। रियल भगवान राम, जो खुद बहुत परेशान और दुखी थे। पता नहीं वो सच था कि झूठ था, लेकिन बचपन से ही ऐसी किताबों को तो भरोसा करना सिखाया गया है। अगर कोई स्क्रिप्चर दिखाई दे, मोटी मोटी जिल्द लगी हो और उसके फॉन्ट भी हिंदी वाले थे, संस्कृत के ढेर सारे श्लोक थे, तो सच ही होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें एक आदमी जिसको सब लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वो आदमी रो रहा है। कहा यार ये तो मजेदार चीज है। और फिर उसके साथ जोड़ा गया कॉन्सेप्ट ऑफ एनलाइटनमेंट या तो मोक्ष। उसके पहले तक ये जो कॉन्सेप्ट था ना मोक्ष का या एनलाइटन होने का, मेरे लिए बहुत ही क्लीशे था, बहुत घिसा पिटा था कि एक आदमी पूरी जिंदगी जब जी लेता है तो उसके एंड में अब उसको भगवान के पास जाना है, तो खूब भक्ति वक्ति करता है और भगवान के पास पहुंच जाता है। और इसमें भी बड़ा सबसे बड़ा रोल होता है भगवान का। जब उनकी आपके ऊपर उनकी कृपा नजर पड़ेगी आपके ऊपर, तब जाके आप एनलाइटन होगी। लेकिन उस दिन से मुझे समझ में आया
कि एनलाइटनमेंट के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। फिर धीरे-धीरे ये समझ में आया कि एनलाइटनमेंट एक्चुअली जो होता है, वो आपका नहीं होता। क्या होता है? कल हमने पढ़ा था, एक आदमी 3 चीज़ होता है, बॉडी, सोल, माइंड। तो एनलाइटनमेंट किसका होता है? माइंड का। और वो भी माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कह सकते हैं बीमारी। जब शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो उसमें बॉडी के वायरसेस का एक वायरस, बैक्टीरियाज, ये सब हमारी बॉडी में रहते हैं और उनके खिलाफ जो चीज़ें काम करती हैं वो भी रहती हैं। एक परफेक्ट बैलेंस में चलता रहता है। लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर आप बीमार हो जाते हैं। इस दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में रहने के लिए डिजायर्स और कंफ्यूजन का एक अच्छा बैलेंस चाहिए। अगर वो है तो आप रहेंगे, मरते रहेंगे, फिर आते रहेंगे, मरते रहेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु तत्व कहते हैं, जैसे ही आपके दिमाग में ये आइडिया घुस जाता है एनलाइटमेंट क्या है, उस दिन से ये पक्का हो जाता है कि आप एनलाइटन होने वाले हैं बहुत जल्दी। और जो इंसान इस आइडिया को, एनलाइटमेंट के आइडिया को दिमाग से पढ़ना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, फिर उसके लिए एनलाइटमेंट उसके पहुंच में आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके दिमाग में ढेर सारी चीजें थी जो पाना था, बट धीरे धीरे उन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आपको राजा बनना है, पैसे कमाने हैं, बहुत अमीर बनना है, बहुत फेमस होना है, लेकिन उसी में एक और एम्बिशन आ गया, एनलाइटन होना है। और जहां कहीं पर भी स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, सब जगह पर एनलाइटमेंट को बोलते हैं सबसे ऊपर की चीज है। गुरुदत्त कहते हैं धीमे धीमे एक इंसान को एहसास होता है कि एनलाइटमेंट दिखा जाए तो फर्स्ट मैसेज है सेल्फ का। ये जो आइडिया है, शुरू में तो केवल आइडिया होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जड़ पकड़ता है, फिर ये बड़ा होता है और धीरे धीरे ये एक गुरु का शेप लेता है। मेरे लिए एग्जैक्टली यही चीज हुई। भगवान राम के एग्जाम्पल से मेरे दिमाग में, मुझे आज भी याद है, पता नहीं कैसे मैंने पहली बार कोई बुक उठाया और उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक कुछ और किया ही नहीं। लोग बोलते हैं ना, आपको फोकस करके कोई काम करना चाहिए, वो कंप्लीट फोकस था। उसके पहले तक जो कुछ भी मेरा फोकस आता था, वो फिल्में देखना है, गेम्स खेलना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बचपन में लड़कियों के पीछे हम भागते थे, वो सब चीज़ें अब साइड ट्रैक हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? भगवान राम की सारी कहानी को पढ़ना। इसके पहले मैंने भगवत गीता भी पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन एक आध पेज, एक आध लाइन पढ़ने के बाद में मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर मैं बड़ी मम्मी को बताता हूँ, आप लोगों को भी बहुत बार बोल चुका हूँ, मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था। क्या? योग वशिष्ठ और भगवान राम का नॉर्मल इंसान होना। एक आइडिया था, योग वशिष्ठ फिर बढ़ करके क्या बना? जब आपकी मम्मी की डेथ हुई, जेन योगा बनी। इसके बीच में ऐसा नहीं कि मैंने कभी पढ़ा नहीं, बहुत सी किताबें पढ़ी, ओशो की बहुत सी किताबें पढ़ी, कृष्णमूर्ति की 1-2 किताब पढ़ने की कोशिश की थी, बहुत पढ़ नहीं पाए थे। रमन महर्षि की कुछ बुक्स पढ़ी थी और एक थे बहुत फेमस पौंडीचेरी के औरबिंदो, उनकी भी 3-4 किताबें पढ़ने की कोशिश की थी। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते थे, जैसे ब्रायन बीस की बुक्स थी। लेकिन अगला झटका लगा जब जेन योगा आई। गुरुदत्त क्या कह रहे हैं? ये जो आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट है, इसकी रूट्स होंगी और फिर ये ग्रो करेगा। वो झटका कैसे ग्रो किया? जेन योगा बन के। जेन योगा से पहली बार वो जो माइंड की बात कर रहे हैं, उसका मुझे स्ट्रक्चर समझ में आया। माइंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाथों की उंगलियां होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? थंब, ये वाला इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। माइंड के अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, एम सेंटर, उसके बाद इंट्यूशन सेंटर, फिर ट्रांसडेंटल सेंटर्स, सेक्शन 2B, 3 एंड 4। और जब ये बनना शुरू हुआ स्ट्रक्चर, तब धीमे धीमे उनके अलग अलग फंक्शंस समझ में आए। जैसे ही समझ में आना शुरू हुए, वैसे वैसे उनका रेगुलेशन और कंट्रोल आना शुरू हुआ। आज मुझे समझ में आता है, अगर कोई विचार या इंसाइट आ रहा है, वो मेरे इमोशन से आ रहा है या मेरे सेक्शन 2B से आ रहा है। क्योंकि जब सेक्शन 2B से आता है तो ठाड़ करके आता है, उसमें कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं होता और बहुत बार मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी आते हैं।
लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है? गुरुदत्त कहते हैं जब एक आदमी को अपने मन से ये थॉट आना शुरू हो जाता है कि व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट, और धीरे-धीरे ये जड़ पकड़ता है, बड़ा होता है और ये शेप लेता है गुरु का। तो परशुराम कहते हैं इसका मतलब हमको केवल अपने माइंड को रिडीम करना है, बस यही काम है एनलाइटमेंट में। गुरुदत्त कहते हैं और क्या करना है? माइंड को अगर रिडीम नहीं करना है, डिसॉल्व नहीं करना है तो और क्या करना है? ये माइंड ही है जो एस्ट्रे चला जाता है। एस्ट्रे मतलब इधर-उधर भटकता है, और ये माइंड ही है जो घर पहुँचता है। बल्कि गुरुदत्त कहते हैं ये जो भटकना है ये भी सही नहीं है। जहाँ कहीं पर भी माइंड किसी भी मूड में है, हर एक मूड में आपको पता चलना चाहिए, हम माइंड नहीं हैं, माइंड के ऊपर सवार हैं। ये चीज़ तुम्हें हर एक मूड में पता चलना चाहिए। और बड़ी अच्छी चीज़ बोली। अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, वो मिस्टेक नहीं है अगर आप उसको रिपीट ना करो। इसलिए बार-बार ट्रैक करो अपने माइंड को। ये मत कहो बस माइंड को ही जानना है। हर एक मूड में, हर एक स्टेट में, जैसे कृष्णमूर्ति कहा करते थे, फॉलो एवरी थॉट कि क्यों आ रहा है। आगे चल के लास्ट क्वेश्चन है कि आखिर क्या है पर्पस? इन सब चीज़ों का कारण क्या है? क्यों एनलाइटनमेंट होना ही चाहिए? बोलते हैं इसको अवेयरनेस के टर्म्स में देखो। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज़ अवेयरनेस एक ऐसी ऐसी स्पेस है जिसमें कोई चीज़ आती है तो दिखती है आपको। शुरू-शुरू में बहुत कम दिखती है, लेकिन जैसे ही वो आपके बॉडी में घुसती है, मतलब आपके इमोशंस क्रिएट करती है, तो जाती नहीं। और अगर आपकी रिफ्लेक्सेस में घुस जाए वो चीज़, तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। जैसे एक आदमी अगर अनअवेयर है और वो कोई ऐसी चीज़ पीता है या खाता है जो उसको बहुत टेस्टी लगता है, तो दोबारा खाना चाहेगा। जब भी भूख लगेगी वो बार-बार खाना चाहेगा। और अगर उसको उस चीज़ की आदत पड़ गई, एडिक्शन पड़ गया, तब उसका बॉडी एस्ट्रे हो जाता है, खत्म हो जाता है बॉडी। लेकिन ये पर्पस नहीं है बॉडी और माइंड का। क्या? जो भी चीज़ अच्छी लगे उसको खाना या उसको एक्सपीरियंस करना, कोई भी चीज़। यहाँ की हद से ज़्यादा कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम भजन कीर्तन कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा चीज़ है, वो भी पागलपन है अगर आप हद से ज़्यादा करते हैं। क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो लोग बताते हैं, ज़ेनोगा उन्होंने इसलिए जॉइन किया था क्योंकि कानों में आवाज़ आती है। वो ऐसे ध्यान करते थे कि उनको चौबीसों घंटे मंत्र जप कर रहे हैं और फिर धीमे-धीमे उनके कानों में आवाज़ें आ रही हैं, वो अब उन आवाज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो पर्पस क्या है इस बॉडी और माइंड का, इसको आपको अवेयरनेस के थ्रू समझना पड़ेगा। एक थंब रूल बनाइएगा कि पर्पस क्या है लाइफ का, इसके लिए आप अपनी अवेयरनेस में खोजिएगा। जब भी कोई चीज़ वाइड और डीप आपको समझ में आए, जब आप दुनिया को देख रहे हैं और दूर से देख पा रहे हैं, बहुत फैलाव देख पा रहे हैं और गहराई से देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं आप। ये है पर्पस आपका एनलाइटमेंट का। आगे कहते हैं कि जो कुछ भी जिंदा है दुनिया में और जो भी कुछ काम चल रहा है, आप जीव-जंतु देखते हैं, पेड़-पौधे देखते हैं, अलग-अलग प्लैनेट्स को और ग्रहों को देखते हैं, वो इसलिए है ताकि आप कॉन्शियसनेस को बचा सकें और बढ़ा सकें, एक्सपैंड कर सकें। इसका थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल समझिए। जब छोटे से थे तो हम लोगों का कॉन्शियसनेस ये था कि बस माँ मिले, दूध मिले और सोए रहें। फिर जब थोड़ा-सा बड़े हुए फिर खेल-खिलौने, मौज-मस्ती, फिर शादी हुई। जैसे आज हम सुबह फ़िल्म देख रहे थे, कौन-सी पहेली। तो बेचारी उस लड़की की शादी हुई तो उसका कॉन्शियसनेस पूरी तरह से क्या था? मेरा पति मेरे पास आ जाए। और जो आदमी उसके साथ, जो भूत उसके पास आता है, उसका कॉन्शियसनेस क्या था? एक सुंदर सी लड़की मेरी बीवी बन जाए। उसको इससे चिंता ही नहीं है कि घर में माता-पिता हैं, बिज़नेस धंधा है, वो सब उसकी चिंता नहीं थी, वो तो पिताजी की चिंता है। लेकिन धीरे-धीरे अगर वो आदमी थोड़ा और उसके अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में चीज़ें समझ में आएँ, तो वो सोसाइटी के लिए कुछ करेगा। जैसे जिस बावड़ी पर वो बैठा हुआ था, बोलता है वो बावड़ी मेरे नाना जी ने बनाई है। क्यों बनाई? ताकि आस-पास के लोगों को हेल्प हो सके। सोसाइटी के लिए आप कुछ करते हैं जब आपका कॉन्शियसनेस में दिखता है कि ठीक है, मेरे पास तो है चीज़ें, अब मुझे आस-पास के लोगों के लिए कुछ करना है। फिर और ग्रोथ होती है तो आपको दिखता है, जैसे बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई आदमी भूखा है, तो उसको आप खाना दे सकते हैं। लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ ये है उसको खाना प्रोड्यूस करना, खेती करना सिखा दो। तो कहते थे जो लोग दुनिया में आए हैं, वो दुखी हैं। आप उनको अच्छे-अच्छे शब्द बोलोगे, प्यार से सब कुछ खाना दोगे, रहना दोगे तो खुश हो जाएँगे, लेकिन फिर भी वो दुखी रहेंगे, सफ़रिंग उनकी रहेगी।
तो उनको ज्ञान मिलता है तो परमानेंटली वो सफरिंग से ख़त्म हो सकते हैं, उनकी सफरिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। ये है और एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक बच्चे से लेकर के बुद्ध तक का कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन हो रहा है। यही दुनिया का असल में मीनिंग है और पर्पस है। जो भी इंसान, पता है, जो भी इंसान कुछ भी कर रहा है, अगर उसका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा है तो दुखी होकर के वो परेशान हो जाता है। अमीर से अमीर लोग, खराब से खराब लोग, जैसे ही वो एक वेल ऑफ हो जाते हैं, एक लेवल के बाद उनको लगता है यार और क्या, क्या फीलिंग आती है, और क्या, वो और क्या क्या है, मेरा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा है। इस माइंड में अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो हम चाहते हैं ये नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए। वो क्या है, एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस। आपको हर रोज जिस भी डिमेंशन पे हैं, जिस भी आयाम पे हैं, उससे और बड़ी डायमेंशंस की डिस्कवरी। और जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, आप देखते हैं दुनिया की नई नई प्रॉपर्टीज, नई नई क्वालिटीज और नई नई पावर्स। जब भी आप किसी गुरु के बारे में सुनते हैं कि उसके पास मिस्टिकल पावर्स हैं, तो और कुछ नहीं है, एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस। यही उसके साथ हो रहा है। बोलते हैं उस तरीके से देखा जाए तो खाली योग आपके मन के अंदर में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में योग है। उसको कहते हैं योग क्षेत्र। कृष्ण कहते हैं इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे लिए प्राप्य नहीं है, मतलब मुझे, मैं पा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस जहां जहां चाहते हैं वहां तक एक्सपैंड कर सकते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस अपनी बॉडी में ही घूमती रहती है। रात को सोते समय बॉडी के अंदर में सिकुड़ जाती है, एक कोने में जाकर बैठ जाती है, फिर सुबह उस पूरी बॉडी में फैलती है। थोड़ा समझदार या पढ़ा लिखा आदमी है तो विचारों की मदद से आसपास के लोगों के ऊपर वो कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है। थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाता है तो समाज, सोसाइटी में वो देखभाल करता है, लोगों को हेल्प करता है ग्रो करने में, सेव करने में। लेकिन कृष्ण जैसे लोग अपनी कॉन्शियसनेस को पूरे ब्रह्मांड में फैला पाते हैं। इसी को कहते हैं योग। इसलिए पूरा ब्रह्मांड एक योग क्षेत्र है। ये है पर्पस ऑफ एनलाइटमेंट, ये तो पर्पस ऑफ लाइफ। और जो इंसान इसको नहीं कर पाता है वो आदमी परेशान ही रहता है, क्योंकि ये उसका सीड है। सीड जब तक पेड़ नहीं बनता, जो जिसलिए वो है, तब तक वो परेशान रहेगा। उसको कुछ भी मिल जाए परेशान ही रहेगा, और एक बार वो मिल जाता है फिर उसकी नियति पूरी हो जाती है। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।